तो मोदी जी का न्यूजीलैंड से बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि 30 साल पहले जब मोदी जी न्यूजीलैंड गए थे तो वहां पर उनको किसी ने मफलर गिफ्ट किया था। अबे ऐसे तो मेरा भी शकीरा से पुराना रिश्ता है। 10 साल का था जब पहली बार शकीरा का गाना टीवी पे देखा था। 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर। मोदी जी ने जो गले में मफलर पहना, ये 30 साल पुराना मफलर है। वैसे मैच के बारे में भी बात करूंगा एंड मोदी जी की मैच की क्लासेस में मोदी जी को ही फेल करेंगे आज, लेकिन क्या ये मफलर कहीं से 30 साल पुराना लग रहा है? ऊन के मफलर में 2-3 साल के अंदर ही भुरभुरा आ जाता है। 30 साल से इसमें कोई भी भुर नहीं आया है। और इससे पहले जरा मैं यहाँ पर और मैच के बारे में बात करूं एंड मोदी जी को ही फेल कर दूं, जरा 2 गिफ्ट्स और हैं जो मोदी जी ने बताए हैं, जो मोदी जी को 30 साल पहले न्यूजीलैंड से मिले थे। एक कैप और एक दस्ताना। अब समझ में आया कि मोदी जी देश की जनता को टोपियां क्यों पहना रहे, क्योंकि 30 साल पहले मोदी जी न्यूजीलैंड गए थे और वहां पर उनको किसी ने टोपी गिफ्ट कर दी थी। अबे कहां पर है वो बंदा, उसी को पकड़ो। और उसमें से एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। अब देखो दोस्तों, मोदी मैथ्स क्लासेस तो आपने देख ली होगी, जरा मोदी मैथ्स क्लासेस को मैं भी यहाँ पर क्लास देना चाहता हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मोदी जी का कहना है कि वो 17 साल की उम्र तक चाय बेचते थे। ठीक है, 17 साल की उम्र हो गई। उसके बाद मोदी जी का ये भी कहना है कि 35 साल उन्होंने भिक्षा मांग करके जिंदगी जी है। अब अगर 17 में आप 35 ऐड करोगे तो 52 हो जाएगा एंड 51.5 की एज से मोदी जी सीएम बन चुके थे। अगर मोदी जी 17 तक चाय बेच रहे थे, उसके बाद 35 साल तक भिक्षा मांग रहे थे, उसके बाद सीएम और फिर पीएम बन गए, तो मोदी जी न्यूजीलैंड कब गए थे? और अगर न्यूजीलैंड गए थे तो भिक्षा कब मांगी थी? इनफैक्ट जरा सा उल्टा करके इस मैच को यहाँ पर देखते हैं। देखो, 12 साल से मोदी जी पीएम है, अभी काफी गाजा बाजा भी हो रहा था। मोदी जी की एज है 76, 12 माइनस कर दो 64 हो गया। 64 में 12.5 साल यहाँ पर और माइनस कर दो जब मोदी जी सीएम थे, इसको माइनस करके हो गया 51.5। उसमें से 10 साल और माइनस कर दो क्योंकि मोदी जी उससे पहले दरिया भी बिछाते थे एलके अडवाणी के लिए, तो ये हो गया 41.5। इसमें से 35 साल मोदी जी के भिक्षा वाले माइनस कर दो, हो गया 6.5। अब इसमें से मोदी जी का चाय बेचने वाला टाइम, मोदी जी का मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला टाइम, इनफैक्ट मोदी जी का एनसीसी कैडेट वाला टाइम, मोदी जी का बांग्लादेश वॉर वाला टाइम, ये सारे निकाल दो तो मोदी जी इस टाइम -80-90 में चल रहे हैं। मोदी जी नेहरू जी से भी बड़े हैं, नॉन बायोलॉजिकल। अब देखो, इस चीज के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, इस मैच के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और वो ये है सरकार के 2 ऐसे स्टेटमेंट जो आपको ये बताते हैं कि एक्चुअली में कांग्रेस की सरकार बीजेपी से बेटर थी। एंड इसमें से एक तो मैंने आपको यहां पर सुनवा दिया। मोदी जी को कह रहे हैं कि उन्होंने 35 साल भिक्षा मांगी है, यानी कि पॉलिटिक्स से पहले वो भिक्षा मांगते थे, और अभी वो बता रहे हैं कि 30 साल पहले वो न्यूजीलैंड जाकर के आए थे। तो पहला स्टेटमेंट अगर मोदी जी की बात यहां पर मान लो, तो क्या कांग्रेस के एरा में एक आदमी जो भिक्षा मांगकर जिंदगी जीता था वो भी न्यूजीलैंड जा पाता था? क्योंकि आज तो ऐसा क्लियरली नहीं हो रहा। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि 30 साल पहले मोदी जी न्यूजीलैंड गए और वहां पर उनको सच में किसी ने मफलर और टोपी गिफ्ट करी हो, एंड इस बात से हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है उन झूठे नैरेटिव से जो यहां पर सेट करे जाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मैं गरीब था, मेरी मां बर्तन मांजती थी। अगर आपकी मां बर्तन मांजती थी और आप भिक्षा मांगते थे तो न्यूजीलैंड कैसे जाते थे? एंड ये प्रॉब्लम और ज्यादा इंटेंसिफाई इसलिए हो जाती है क्योंकि इन झूठों को लेकर पूरे देश में व्हाट्सएप पे गोदी मीडिया के थ्रू नैरेटिव सेट किए जाते हैं। लोगों को कन्विंस किया जाता है कि तुम अपोजिशन को वोट इसलिए मत दो क्योंकि वो तो शुरू से अमीर थे, मैं शुरू से गरीब था, जबकि ये शुरू से गरीब थे, इस बात का कोई प्रूफ ही नहीं है। अब पहला स्टेटमेंट तो ये जहां पर खुद मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पर भिखारी भी न्यूजीलैंड जा रहे थे एंड कांग्रेस का एरा ही शायद बेटर था, अमृतकाल था। दूसरा इसी टाइप का स्टेटमेंट आता है सरकार के एक ऑफिशियल की तरफ से। न्यूजीलैंड में मोदी जी के दौरे के बाद वहां की एक मीडिया ने वहां के एम्बेसडर से ये सवाल पूछ लिया कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? Why did Mr. Modi not give a press conference to New Zealand journalists here? एक तो यार मोदी जी पहले मोटा भाई से बोल कर ये यूएपीए वाला जो कानून है ना, इसको वर्ल्ड वाइड करवाओ यार, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई अगर ये सवाल पूछता है तो उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है, ईडी की रेड डाल दी जाती है, जैसे कि शेखर सुमन के एसोसिएट के साथ भी हुआ। लेकिन बाहर क्यों नहीं हो सकता ये सब कुछ? मोदी जी कुछ करो, मोदी जी। अब देखो, सवाल तक तो ठीक था। थोड़े टाइम पहले नॉर्वे में भी सवाल ही पूछा गया था, नॉर्वेजियन पत्रकार ने पूछा था एंड मोदी जी से ही पूछ लिया था कि आप प्रेस से ऐसे बचते क्यों हैं। लेकिन इस सवाल का जो जवाब आया है वो ये दिखाता है कि कांग्रेस का टाइम बेटर था। Your question has that quality of deja vu. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through. अरे अंकल, सवाल में तो आपको डेजा वू नजर आया था, लेकिन जवाब में मुझे डेजा चू नजर आ रहा है। यहाँ पर अंकल का यहाँ पर ये कहना है कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करते क्योंकि इंडिया का ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो रूरल पॉपुलेशन है। अब देखो, पहली बात तो इन अंकल के लिए तालियां हो जानी चाहिए, पहली बार घुटनों पे जोर देकर कोई नया आंसर यहाँ पर निकाल कर लेकर आए, क्योंकि मोदी जी का स्क्रिप्ट राइटर तो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा था। एंड दूसरी चीज यहाँ पर है कि मोदी जी 12 साल से पीएम बन चुके हैं, इंडिया में ज्यादातर लोग रूरल है एंड फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं समझते। हमारे देश में रूरल पॉपुलेशन है, बुरी बात नहीं है, लेकिन रूरल पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस
समझ पाए। दिस क्लियरली एक्सपोजेस मोदी गवर्नमेंट। एंड मोदी जी का स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट अगर आप साथ में रख करके देखो तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको बताते हैं कि कांग्रेस का एरा एक्चुअली में बीजेपी के एरा से बेटर था। मैं कुछ नहीं कह रहा, ये लोग खुद कह रहे हैं यहाँ पे। अब देखो सरकार की बहानेबाजियों में ये चीज तो निकल के क्लियर हो रही है कि एक्चुअली में कौन सा टाइम बेटर था, या फिर शायद मोदी जी का टाइम उतना भी अच्छा नहीं है जितना अच्छा दिखाया जा रहा है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी एक और चीज एक्सपोज हो रही है और वो है मोदी जी की इमेज, मोदी जी का डंका। मोदी जी ने और उनकी मीडिया ने बड़ी मेहनत से इंडिया के अंदर एक इमेज बनाई कि मोदी जी को इंटरनेशनली बहुत पूछा जाता है, लेकिन जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो ऐसे पत्रकार आते हैं और उस बबल को फोड़ देते हैं। लेकिन अफसोस की बात पता है क्या है, ये है कि इसके बावजूद कुछ लोगों को सच दिखाई नहीं दे रहा है। उनको अभी भी लग रहा है कि मोदी जी का तो डंका ही बज रहा है। और ये सिर्फ इकलौता डंका नहीं है, मोदी जी वापस आ चुके हैं लेकिन वहां की मीडिया अभी तक भी डंका बजा रही है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी के लिए कॉन्सर्ट क्यों करवाया गया था उसकी पोल खुल चुकी है। बट उस पोल खोल से पहले जरा इस वीडियो को देखो, ऑस्ट्रेलियन मीडिया कैसे मोदी जी का डंका बजा रही है। in the country. Now, before I go any further, I want to make sure that we're all very clear here. I don't want to be misunderstood. Australians of Indian heritage are great contributors to our community. They are hardworking and enterprising. They put a massive value on education. Their kids do phenomenally well in school, and they are happily, seriously underrepresented in crime statistics. But that said, does anybody else find it a little weird that our Australian Prime Minister hosted a political rally for a foreign leader on Australian soil? Particularly someone like Modi, who is frankly... ये न्यूज देखकर अमीश देवगन की छाती पर कितने सांप डोले होंगे आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। लेकिन मोदी जी की इस रैली को किस तरीके से एक्सपोज किया जा रहा है, एंड ये भी कहा जा रहा है कि हम इंडियंस के अगेंस्ट नहीं है, इंडियंस एक्सेप्शनली बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मोदी जी के लिए जो रैली ऑर्गेनाइज करी गई ये काफी ज्यादा वियर्ड लगता है वहां की मीडिया को। डंका नहीं बज रहा मोदी जी, कुछ करो मोदी जी। बड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं द रियल रीजन बिहाइंड दिस कॉन्सर्ट। एंड भाई काफी बेइज्जती हो रही है, मोदी जी मत जाना यार अगली बार इससे तो अच्छा। स्काई न्यूज की एक और एंकर है जो यहां पर बता रही है कि टैक्स पेयर फंडेड इसलिए ये पॉलिटिकल इवेंट किया गया था क्योंकि वहां पर इलेक्शन होने वाला है। The boss. Now, this is not diplomacy. It's politics, and it's at the expense of the taxpayer and at the expense of a monoculture. Victorian taxpayers will foot a substantial share of the Modi Mania Marvel event. Diversity is our strength, of course, especially when there is a Victorian election coming up and the state is home to Australia's largest Indian-born population at around 260,000 residents. Would you ever see such a reception for Donald Trump if he was to visit Australia? Would Albo dare to hold Trump's hand or hug him like this on stage, put on a massive event with colour, the drums, and then bill the taxpayer for it? Of course not. The left would have a meltdown over the prospect of Trump being given such a reception on the taxpayer dime. विक्टोरिया में इलेक्शन होने वाला है। विक्टोरिया एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया की एक स्टेट है एंड वहां पर इंडियंस की 2.25 लाख से भी ज्यादा की आबादी रहती है एंड इसीलिए वहां के टैक्स पेयर के पैसे पर मोदी जी के लिए ऐसा कॉन्सर्ट किया जा रहा था जिससे कि वहां का इंडियन डायस्पोरा खुश हो एंड मोदी जी जिसको सपोर्ट करने गए थे उस कैंडिडेट को वोट कर आए। ये सेम चीज है जो मोदी जी ट्रंप के लिए भी कर चुके हैं, वोट मांगना। उसके बाद ट्रंप ने क्या किया था, कहीं यहां पर भी वही सेम चीज ना हो जाए, अच्छे दिन की जगह एक और टैरिफ लोडिंग हो जाएगा यहां पे। Is it just me or is something a bit odd about the Indian Prime Minister welcoming us to our own country in a country he is visiting? It doesn't quite compute with me. पता नहीं किसने ये आइडिया दिया था मोदी जी को, लेकिन मोदी जी वहां जहां पर ट्रैवल करने गए हैं वहां पर उनके अपने लोगों को ये कह रहे थे कि आपका यहां पर स्वागत है। अरे आप उनकी कंट्री में गए हो, वो आपकी कंट्री में नहीं आए एंड इसी चीज की यहां पर खिल्लियां उड़ाई जा रही है। मोदी जी कौन है स्क्रिप्ट राइटर, चेंज क्यों नहीं कर देते, कौन सा नाता है उससे। 2 महीने के अंदर अंदर 3 कंट्रीज की मीडिया मोदी जी का इंटरनेशनल डंका बजा रही है एंड ट्रस्ट मी आगे ये ट्रेंड और ज्यादा कंटिन्यू होने वाला है। एंड इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि मीडिया के एथिक्स यही कहते हैं कि आपको पावरफुल लोगों से सवाल पूछना चाहिए, पावरफुल लोगों के तलवे नहीं चाटना चाहिए इंडियन मीडिया की तरह। इनफैक्ट इंडियन मीडिया को अभी तक भी पर अकल नहीं आ रही है। सोनम वांगचुक 15 दिन की हंगर स्ट्राइक उनकी हो चुकी है। सोनम वांगचुक की हालत आपको इन वीडियोस के अंदर नजर आ ही रही होगी। सोनम वांगचुक कमजोर हो चुके हैं। दिल्ली में लगातार गर्मी पड़े चली जा रही है। 40 डिग्री टेंपरेचर था कल की अगर मैं बात करूं। ऐसे टेंपरेचर में 15 दिन एक आदमी भूखा बैठा हुआ है और अपने लिए नहीं बैठा हुआ। अगर वो चाहे एक बहुत अच्छी, एक बहुत ही रिप्यूटेड लाइफ जी सकता है। मैग्सेसे से अवार्ड उनको मिल चुका है जो कि नोबेल प्राइज के बराबर होता है। वो यहां पर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं उन बच्चों की वजह से जिनकी जान नीट पेपर लीक की वजह से गई, लेकिन फिर भी सरकार एक बार भी उनसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं कर रही। अब अगर इसको लेकर भी यहां पर मीडिया सवाल नहीं पूछेगी तो कहीं की मीडिया तो पूछेगी, कहीं पर तो डंका बजाएगी। वैसे तो मीडिया वाले यहां पर कुत्तों से भी बहुत कंसर्न हो जाते हैं, लेकिन यहां पर एक जेन्युइन, एक लेजिट आदमी, एक साइंटिस्ट बैठा हुआ है जिसको इतना बड़ा अवार्ड मिल चुका है, जो देश के लिए इतने सारे कंट्रीब्यूशंस कर चुका है, उसके बारे में जरा सी भी डिस्कशन यहां पर करने की हिम्मत नहीं है। इतने फट्टू हैं ये लोग। सोनम वांगचुक मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस पूरी सिचुएशन में एंड 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च करने की भी यहां पर बात करें, लेकिन उनकी टीम के लोग बता रहे हैं कि उनकी तबियत बहुत ज्यादा खराब है, उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है। एंड जरा एक बार सोचो कितने ढीठ होंगे बीजेपी के लीडर्स की, इतने बच्चों की जान जा चुकी है, उसके ऊपर एक बंदा हंगर स्ट्राइक कर रहा है, उसकी भी हालत खराब है, तो उससे बात नहीं कर सकते ये लोग। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, कल सोशल मीडिया पे एक और मैटर बहुत ट्रेंड किया। सौरव जोशी ने इथेनॉल के इशू के ऊपर बात करी एंड गाड़ी के इंजन के अंदर आग लगे ना लगे, लेकिन भक्तों के पिछवाड़े में इसको देखकर लग चुकी है। लेकिन एक प्रॉब्लम तो आ गई गाइस, गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है भाई। पहले अच्छी खासी माइलेज देती 15-16 की, अब देखो 9 की दिखा रही है।
और मैंने कल ही पेट्रोल भरवाया था और इतना पेट्रोल कम भी हो गया। माइलेज तो नहीं दे रही है भाई, कहीं और दिक्कत ना आ जाए बस। गाइस इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की भाई। ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है भाई। ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार? अब पता नहीं कब ये गाड़ी खराब हो जाएगी भाई। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 15-16 की एवरेज मर्सिडीज कैसे दे सकती है। अब मैं ये बात इसलिए बता सकता हूं कि गाड़ी 15 का एवरेज देती है क्योंकि मेरी खुद की फैमिली में ये कार एक्चुअली में यूज करी जा रही है इस टाइम पर, एंड 15-16 कभी-कभी 17 का भी दे देती है अगर ढंग से इसको चलाया जाए। लेकिन उस गाड़ी के साथ भी यही सेम चीज हो रही है। जब से इथेनॉल वाला पेट्रोल आया है तब से माइलेज ड्रॉप होनी शुरू हो चुकी है, एंड सेम यही वाली प्रॉब्लम है। अब सौरभ जोशी ने ये बात बोली तो हल्ला मचा, उल्टे सीधे कमेंट्स निकल कर आए, लेकिन उसके बाद बैकलैश इतना मिला कि सौरभ जोशी को ये वीडियो डिलीट करना पड़ा। एंड आज मर्सिडीज ने क्लैरिफिकेशन जारी करा है। मर्सिडीज ने ये बात क्लैरिफाई करके बोली कि E20 की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, E20 कंप्लाइंट है हमारी कार, जितनी भी BS6 कार्स हैं। लेकिन ये बात सच नहीं है। मर्सिडीज की अपनी वेबसाइट पे आपको दिखाना चाहता हूं, मर्सिडीज की कार एक्चुअली में E10 कंप्लाइंट है, वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन पता नहीं कौन सा किस बंदे का प्रेशर है जो यहां पर मर्सिडीज तक भी झूठ बोलने पर तैयार हो चुका है। और सौरभ जोशी की बात को इसलिए भी यहां पर सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि सौरभ जोशी बीजेपी का खुद क्लोज बंदा रह चुका है। सौरभ जोशी की शादी में पुष्कर सिंह धामी आए थे जो कि उत्तराखंड के CM है बीजेपी के, एंड सौरभ जोशी के साथ एक प्लांटेशन ड्राइव भी इन्होंने यहां पर करी थी, 1000 पेड़ लगाने का काम किया था। उस टाइम पर भक्तों को सौरभ जोशी बहुत पसंद आ रहा था। आज ये कह रहे हैं कि ये एंटी नेशनल हो चुका है। अब इससे क्लियरली बात समझ में आती है कि चाहे E20 से जितनी भी गाड़ियां खराब हो जाए, मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास, अमीरों को भी जितना फर्क पड़ जाए, ये E20 को रोल बैक नहीं करने वाले। RIP योर कार का इंजन। बट इमेजिन करो सिस्टम में बैठे हुए लोग कितने पैसे के भूखे हैं कि जनता इतने बड़े लॉस पे यहां पर खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी साथ जाते जाते आपको एक और न्यूज दिखाना चाहता हूं। एंड कुछ साल पहले ना ऐसी चीजों को करप्शन कहा जाता था। लाडकी बहन स्कीम में CAG ने कहा है कि एक्सेस में पैसा यहां पर खर्च किया गया, और कितना 3541 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किया गया, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी यहां पर ये लोग नहीं दे पा रहे। लाडकी बहन योजना वही स्कीम है जिसके बेसिस पे महाराष्ट्र में इलेक्शन जीते गए थे, और इसको कहा जाता है कि मोदी जी की फ्लैगशिप स्कीम है। मोदी जी ने माताओं बहनों के लिए कितना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया कि उसमें इतना बड़ा घोटाला भी यहां पर हो चुका है। फ्लैगशिप स्कीम के अंदर ये लोग करप्शन करने से नहीं कतराते क्योंकि इनको पता है कि यहां की मीडिया सवाल करेगी नहीं, और जब बाहर की मीडिया सवाल करेगी तो उसको सोरोस को एजेंट बोल देंगे।